हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जब से आपके पिछले कुछ एग्जाम्स हुए हैं उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो अपने आप में एक सबसे मेजर रिक्रूटमेंट है इस साल की, उसको लेके बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। सर, हम लोग अब क्या करें, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, जेकेएसएसबी ने लेवल चेंज करा है, अब हम लोग एआई टूल से पढ़े, हम लोगों के सोर्सेज चेंज करने हैं, हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएं, क्या करें। तो आप लोगों के लिए मैं एक डिटेल यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, ये वीडियो हर एक उस एस्पिरेंट के लिए नहीं है जो रैंडमली कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करके बैठ जाता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वाकई में इस एग्जाम को लेके सीरियस हैं और जो मेहनत कर रहे हैं। तो जो बच्चे रैंडमली आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसी तरीके से चले जाएं। जो बच्चा वाकई सीरियस है, जो वाकई सुनना के लिए आया है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। आपके बहुत सारे डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ कुछ चीजें जो अभी रिसेंटली हुई हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जेकेएसएसबी ने इस साल मार्च से लेके आप लोगों के मई तक जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं वो बाउंसर्स पे बाउंसर्स थे। ठीक है, वो बाउंसर्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे चीज़ें पूछ ली गई थी। आपके सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन करके उनका प्रैक्टिकल किस तरीके से उनको करना है, 10th लेवल तक लिखा है सिलेबस में कि सवाल पूछे जाएंगे। बट वहाँ पे जो सवाल वेन डायग्राम के फॉर्म में पूछे हैं वो सेट थ्योरी के हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी 11th में शुरू होती है। तो ये सब चीज़ें जेकेएसएसबी ने करी है, कब तक, परसों तक। लेकिन अभी कल जेकेएसएसबी ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था लेवल 6 की पोस्ट का, जो फील्ड असिस्टेंट की थी। और वहां पे अगर मैं बात करूं, पहली बार हम लोगों ने एक ऐसी चीज को देखा है जिसका कट ऑफ आपको 100 प्लस देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पे 80 में से बच्चा 40 नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल लग रहा है, वहीं एक एग्जाम ऐसा जिसमें आपको 120 में से 100 प्लस बच्चे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे एक चीज क्या है जो क्लियर है कि जेकेएसएसबी अनप्रिडिक्टेबल है। वो पेपर में क्या लेवल पहुंचा रही है, किस सेक्शन को डिफिकल्ट कर रही है। अभी तक हम लोगों ने पेपर में देखा कि कई सेक्शंस में जीके डिफिकल्ट थी, कई पेपरों में आपका कंप्यूटर डिफिकल्ट था, और अभी हम लोगों ने देखा कि जेकेएसएसबी ने मैथ को टाइम कंज्यूमिंग कर दिया। ठीक है, मैथ को टाइम कंज्यूमिंग बना के जीके को मॉडरेट लेवल पे ले गए, इजी टू मॉडरेट लेवल पे ले गए। ठीक है, एक तरफ जीके बहुत डिफिकल्ट, एक तरफ जीके इजी टू मॉडरेट। यानी कि पहली चीज, जो 8 सेक्शंस आपके सिलेबस में, अब वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अकाउंट्स, जीके, ठीक है, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स और आपकी स्टैट्स। ठीक है, अब ये 8 सेक्शंस आपके पेपर में है। 8 सेक्शन 120 नंबर को कैरी करेगी, जिसमें 60 सिर्फ ये दो जो है वो लेके चलेंगे, और 60 बाकी आपकी ये 6 सेक्शंस हैं, जो कि 10 नंबर हर एक सेक्शन को जो है यहाँ पे पूछा जाएगा। अब जो मैं चीजें आपको बताऊंगा ध्यान से समझना। मैं, अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि सर किस लेवल का पेपर आना चाहिए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, जो जेकेएसएसबी पैटर्न फॉलो कर रही है वो पैटर्न कहीं ना कहीं सही है। लेकिन बस जेकेएसएसबी अगर वो सवालों को उस तरीके से फ्रेम कर दे कि पेपर टाइम कंज्यूमिंग ना हो के उस टाइम फ्रेम में आप लोगों के 120 मिनट के लिए अगर 120 सवाल दिए गए हैं, तो ये आपका बेस्ट पैटर्न है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स से इस चीज को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को। देखो, होता क्या है, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेपर बहुत इजी आ गया, जैसे कि आप लोगों का अभी परसों वाला पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल पे पेपर फील्ड असिस्टेंट का पूछा गया है, वहां पे आप लोग कोई भी आसान सवाल गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जब आपके सामने हर एक बच्चा मेरे 100 है, मेरे 101 है, मेरे 102, मेरे 103, आप लोग तब ना भूल जाओगे कंसेप्ट क्या है, कि आप लोगों को इजी क्वेश्चन गलत आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जेकेएसएसबी, जब अगर मैं पुराने एग्जाम्स की बात करूं, 94 95 कट ऑफ जाते थे 120 में से, ये अपने आप में बहुत हाई कट ऑफ थे। अब क्या हो रहा है, आप लोगों ने कहा कि देखो सर, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, उसके बाद भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में बच्चा 98 नंबर ले गया। ठीक है, 98 कट जा रहे हैं। तो देखो, मैं आपको पहली चीज बताता हूँ, कट 98 नहीं गया है, टॉपर 98 है। हो सकता है जूनियर असिस्टेंट में भी कोई एक आधा बच्चा ऐसा हो जो 60 प्लस भी स्कोर कर रहा हो आउट ऑफ 80। तो बात यहाँ पे कट ऑफ टॉपर डिसाइड नहीं करता है। आप लोग इन्हीं लिस्टों को उठाओ, देखो कि कट ऑफ मेजोरिटी जो बच्चा है ना वो 75-80 के बीच में बैठा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, कहाँ एक टाइम पे जहां पे कट ऑफ 95 96 जा रहे थे, वहां अब ये मार्क्स सीधा गिर के 15 16 20 नंबर कम हो रहे हैं। अब जो मेन चीज है वो क्या है जिसका आपको ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान से समझना। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं।
सबसे पहला आप लोगों को अपना जो एक माइंड सेट है ना, उसको तोड़ना है। माइंड सेट क्या है कि अगर हम लोग 95 प्लस नंबर नहीं लाएंगे तो हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले अब आपको इसको दिमाग में तोड़ना होगा। आपको ये चीज को पीछे घर पे छोड़ के पेपर के लिए एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा। अब दो चीजें जो मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रही है कि जो बच्चों के साथ फेयर नहीं हो रही है, उसमें पहली चीज मैंने आपको बताया क्या, कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप लोग नो डाउट पेपर जिस मर्जी लेवल पे लेके जा सकते हो, कट ऑफ ऑब्वियसली कम अगर होगा भी, लेकिन सवाल इस तरीके से ही मैंने जो हम लोगों ने टीम ने जाके वहां पे दिया था, वो यही दिया था कि एटलीस्ट आप वो पेपर बनाओ जो 120 मिनट में सवाल एटलीस्ट बच्चा 120 क्वेश्चंस को देख सके और अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट कर सके और पेपर को कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सके। अब देखो क्या है, मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद कुछ लोगों ने बीच में बोलना शुरू किया। मैंने आपको बोला था कि पेपर अब इस तरीके का बन रहा है कि आपको ये टारगेट तो वैसे भी साथ नहीं लेके जाना है पेपर में। घर से पहले अब आप लोग ये नहीं सोच के जा सकते कि मेरे को 70 प्लस, मेरे को 80 प्लस, मेरे को 90 प्लस लेके आने हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता जेके एसएसबी कौन सी सेक्शन के साथ यहाँ पे छेड़ाखानी करेगी। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया ना, मेरे को कहीं ना कहीं खटक रही है, जो कि फेयर नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है, बाकी एग्जाम्स की बात करूं जो सीबीटी मोड में होते हैं, उसमें ना नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में बच्चों को मार्क्स मिलते हैं, किसी का पेपर डिफिकल्ट होता है, किसी का पेपर इजी होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना ये नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। आप बोलोगे सर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे वैसे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, लेकिन देखो होता क्या है, अब किसी बच्चे का पास अगर सेट ए आया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ में अगर बात करूं, जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, अब देखो जूनियर असिस्टेंट में अगर बात करूं, सेट डी जिन बच्चों का था, जिसमें पहली सेक्शन जीके थी, दूसरी सेक्शन कंप्यूटर थी। ठीक है, और मान लेते हैं कोई एक्स वाई जेड करके होगा, मैं कंफर्म नहीं बता रहा, मान लेते हैं कोई बच्चा है जिसकी मैथ रीजनिंग थी, ठीक है, और किसी के यहाँ पे आपकी इंग्लिश थी। अब पेपर का टाइमर एक साथ बच्चों का आप लोगों का शुरू हो रहा है, एक आपको एक साथ बोला गया है कि पेपर का टाइम शुरू। अब कोई बच्चा है, मान लो वो मैथ रीजनिंग में 10 सवाल कर रहा है, मान लो वो इंग्लिश में 10 सवाल कर रहा है, 1 घंटे 40 मिनट मान लेते हैं, ठीक है, हाफ टाइम तक। यहाँ पे कोई बच्चा है वो 10-10 सवाल कर रहा है ऑन एवरेज, ठीक है, उसने 20 सवाल कर दिए। अब यहाँ पे कोई बच्चा है, मान लो जीके के 5 कर पाया, मान लो कंप्यूटर के सिर्फ 5 कर पाया, वो बच्चा 10 सवाल ही कर पाया। ठीक है, अब होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। जब इस बच्चे के पास दूसरे राउंड में आपकी जीके या कंप्यूटर आएगी, ये बच्चा कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये भी पैनिक करेगा ही करेगा कि यार मैंने सिर्फ कम अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो 20 सवाल अगर कर चुका होगा इस पेपर के बाद, तो उसका माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा शांत होगा। तो वो कोशिश करेगा कि मैं एटलीस्ट यहां से भी ऑन एवरेज 10-10 सवाल कर दूं, तो उसके पास एक चांसेस बन जाते हैं। अब ये बच्चे के बाद में अगर सिर्फ उसके बाद मान लो मैथ रीजनिंग आया है, या उसके पास इसके बाद इंग्लिश आई है, तो वो बच्चा उसमें उतना एफर्ट और उसमें अपनी एनर्जी उतनी लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें आपका दिमाग का शांत होना एग्जाम हॉल के अंदर बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई बच्चा मान लो स्टार्टिंग में ही उसका अटेम्प्ट बहुत कम जा रहा है डिफिकल्ट सेक्शंस की वजह से, तो वो अपना उतना बेस्ट नहीं दे पाता। हो सकता है कि अगर इस बच्चे के पास ये सेट आता तो हो सकता है 12-12 सवाल कर सकता था। तो यहाँ पे अब गेम क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझो। आप लोगों को पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पहले, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। अगर कई लोगों को नहीं समझ आती तो आप लोगों को ये समझना अब ज़रूरी है इस चीज़ को लेके। मैंने ये नहीं कहा था कि आपको सिर्फ 40-50 क्वेश्चंस करके आ जाने आपका पेपर हो जाएगा। मान लेते हैं 120 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें 40 से 50 सवाल है ईजी, ठीक है, या फिर जिसको आप कर सकते हो। 20 से 30 सवाल हैं आप लोगों के मॉडरेट, और बहुत पेपर डिफिकल्ट आया तो मान लो 40 सवाल है जो आपके बाउंसर्स हैं। ठीक है, 40 सवाल ऐसे हैं जो किसी बच्चे को भी नहीं आते। अब इस केस में क्या करना है, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं बैंक के एग्जाम्स की, देखो बैंक के प्री का अगर पेपर होता है तो कट ऑफ जाता है 85 प्लस आउट ऑफ 100, 60 मिनट में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मेंस की, ठीक है, मेंस का पेपर होता है 120 मिनट का, अगर अगर सिंपल आपको बताऊं तो उसमें 200 में से कट जाता है 90। अब यहाँ पे इतना क्या हो रहा है कि 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिला है, बट मार्क्स सिर्फ 5 बढ़ रहे हैं। वहां पे क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। आप लोगों को माइंड सेट उस लेवल पे लेके जाना है कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में अवॉइड करना है, वो फिर जिस मर्जी सेक्शन से हो।
आपको सबसे पहला काम पेपर अगर क्वालिफाई करना है, देखो कई बच्चे हमें कहते हैं कि सर देखो हमारा अब आपने हमें पढ़ाया था पेपर में उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। मैं आपको कह रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन ही हमारा रिजल्ट भी आएगा कि कई सारे बच्चे आपके साथ ही पढ़ रहे थे जो इस चीज को फॉलो करके आएंगे उनको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हम लोगों ने वही चीज को अप्रोच करा और हमें उसमें रिजल्ट मिला है। मान लो आपका पहला काम है कि आपको इजी क्वेश्चंस को करना है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर फिर हम में इतना पढ़ने वालों में और तुक्के वालों में क्या फर्क बचा। देखो ये जो आपको हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है जब आप लोग ना हजार जगहों पे जाके चीजें पूछते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हजार लोग हजार स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ, 10 साल से जो हम लोग आपको बता रहे हैं उसको बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है। हो सकता है कोई आपको बहुत अच्छा बता रहा हो, लेकिन हो सकता है कि कोई सिर्फ हवा में ही बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज अब आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रेटेजी वो होती है जो एक इंसान खुद बनाता है, एक बच्चा खुद बनाता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये ही करके आना है। आप जाओ पेपर में, आप लोग पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाओ, 40 सवाल के जो यहाँ पे है कर आओ, इसमें से 20 सवाल। ठीक है, लगा दो 1 घंटा वहां पे 20 सवालों को करने में, और उसके बाद 1 घंटा बैठ के फिर बाकी इजी और मॉडरेट वाले सवालों पे बस घूमते रहना। नो डाउट आप 20 में से 20 नंबर ले लोगे। बात यहां पे ये हो रही है कि अगर आप पेपर में बैठ रहे हो, आपकी पहली प्रायोरिटी अब क्या है कि आपको इजी क्वेश्चंस को ढूंढना है। अब देखो यहां पे दिक्कत क्या आएगी आपको, सबसे पहली कि आपको डिफाइंड नहीं है कि कौन सी सेक्शन सर इजी है कौन सी डिफिकल्ट, जो जूनियर असिस्टेंट में भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी सेट डी वाले बच्चों के साथ। अब उनको अगर क्वेश्चन को स्किप भी करना है तब भी 1 मिनट लग रहा है। तो यही डिमांड मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर आप पेपर डिफिकल्ट बना रहे हो, नो डाउट आप लोग करो, आप लोगों ने पैटर्न चेंज करना है आप लोग उसको भी करो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इतना पेपर बनाओ जो 120 मिनट में पूरा सॉल्व हो जाए। ये एक लोती कंडीशंस और यही रिक्वेस्ट हम लोग बार बार कर रहे हैं, मेमोरेंडम भी देके आए, हर एक चीज कर रहे हैं। अब होता क्या है, आपको अगर क्वेश्चन स्किप भी करना है डिफिकल्ट, तो आपको पहले वो समझना पड़ेगा कि डिफिकल्ट को रीड करके भी उसमें अगर 1 मिनट लग रहा है, तो बात तो वही है कि हमारे पास टोटल टाइम ही इतना है कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकें। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी कई बार लक का रोल जो है वो सामने आ जाता है। आपको पेपर में इजी सवालों को पहले करना है, आपको इजी सवाल देखने हैं, आप लोगों को वो ढूंढने हैं। अब वो ढूंढने में कितना टाइम जाएगा, वो भी कब, जब आपके पास है ही 120 मिनट एग्जाम हॉल में। लेकिन याद रखना, अगर वही 1 घंटे में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आप लोग 40 में से अगर 20 कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप लोग इस 1 घंटे में इन इजी मॉडरेट सवालों में 50 में से मान लो 30 या 35 कर गए, आपका दिमाग इतना शांत वहां पे हो जाना चाहिए, पेपर देख के आप सबको पता चल जाता है कि हम लोगों से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट एक चीज ना दिमाग में अपने आप को बार बार पेपर में रिपीट करते चलना कि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो ये सबके लिए है। ठीक है, तो ये सबके लिए है। और अगर आप लोग पेपर में मान लो स्टार्टिंग में ये अप्रोच से इतने कर गए, स्टार्टिंग के 1 घंटे में 30-35 निकाल गए, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ। कई बच्चे बोलते हैं कि सुमित सर कह रहे हैं कि आप ना 40-50 करके आओ पेपर हो जाएगा। फिर वही बात आ गई ना अक्ल के अंधों वाली, कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल और एक रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन में फर्क नहीं पता चल रहा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, और पहली चीज अगर आपको समझ यही चीज नहीं आ रही तो फिर उसका फायदा ही नहीं है कि तैयारी करने का। दूसरी चीज, जब 1 घंटे के बाद टाइम बचता है तब आप लोग मॉडरेट सवालों पे जाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जा सकते हो। आप लोग उन क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। आप उनके अप्रोच पे जाओगे, उनको प्रैक्टिस पे करोगे, आप लोगों को आंसर निकलेंगे। ठीक है, और कल को अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर में घर से ये मत सोच के जाना कि मेरे को 90 प्लस करने हैं, मेरे को 100 लेके आने हैं, मेरे को 105 लेके आने हैं। हो सकता है कि मान लो फाइनेंस का पेपर आपका फील्ड असिस्टेंट की तरह आ गया, उसमें भी आपकी यही स्ट्रेटेजी, यही अप्रोच पेपर को करने की काम आएगी। हम लोगों को ये चीज सिखाई जाती थी कि अगर मेंस में कट ऑफ सिर्फ 90 जा रहा है 200 में से, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो हम लोग वहां पे सिर्फ एक सिंपल अप्रोच पे चलते थे। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं उनको हम लोग अवॉइड ही करते थे स्टार्टिंग में, ताकि उनमें अगर उलझ गए, उसमें अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर यहां तक पहुंचना सपना बन जाता है, नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप लोग स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए चले जाओगे, आप लोगों का टाइम जाया होगा, आप लोगों को उसके बाद गारंटी नहीं है कि आंसर मिलेगा, पैनिक कर जाओगे और उसकी वजह से इजी सवाल गलत करना शुरू कर दोगे। तो पहली चीज जो आपको आज समझानी थी वो ये है कि इजी पहले सवालों को ही टारगेट करना है, जो मर्जी हो जाए। हो सकता है आपके 120 सवालों में सिर्फ स्टार्टिंग में
25 से 30 सवाल ही इजी हों। वर्स्ट केस सिनेरियो आपको मैं तब भी बता रहा हूं, अगर कभी कल को पेपर इस तरीके का आ गया कि 90 क्वेश्चन डिफिकल्ट है और जो बच्चा वो 30 के बाद इन अप्रोच पे चला गया ना इसके ऊपर, वो बच्चे को भी वहां पे एज मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो दूसरी चीज, ये तो आ गई पहली कि अप्रोच क्या करनी है पेपर को लेके। हमारे एंड से देखो अभी तक टॉपिक टेस्ट चल रहे हैं, जून में मैं टॉपिक टेस्ट को रोक दूंगा या फिर इसको जितने होंगे वो मैं चलाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी शुरू करवा दूंगा। ठीक है, ये अभी पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्शनल और फुल लेंथ भी आपके जून में मैं शुरू करवा दूंगा। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे, मिक्स पैटर्न बेस्ड होंगे। हो सकता है किसी पेपर में अकाउंटेंसी बहुत बाउंसर हो सकता है किसी पेपर में अकाउंटेंसी ईजी हो, ताकि आप लोग मेंटली उस तरीके से अपने आप को पहले ही फ्रेम करके चले जाओ। ठीक है, अब दूसरी चीज मेरे को जो बच्चे कहने हैं कि सर अब हम लोग सोर्सेज क्या करें। देखो मेरे को एक चीज बताओ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, 8 सेक्शंस आपके सामने है। ठीक है, 8 सेक्शंस के लिए अगर आप लोगों को, जो मैं स्टार्टिंग में कहता हूं कि आप लोग अगर पढ़ना है एनसीईआरटी को पढ़ो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर के लिए पढ़नी है कोई स्टैंडर्ड बुक आप उसके लिए पढ़ सकते हो। उसके अलावा हम लोगों ने कहा हमारे जो नोट्स होते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हर एक का कंपाइलेशन निकाल के आप लोगों को नोट्स तक पहुंचाए। ऐसा नोट्स नहीं होते जो हम लोग खुद बैठ के जो है वो कर रहे हैं। हर एक स्टैंडर्ड बुक से रेफरेंस लेके उनको एक कंपाइल्ड वे में आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब इसके अलावा आपको लगता है कि किसी किताब से सवाल अगर इस तरीके के आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका, वापस कर रहा हूँ, मेरे को बताओ कैसे करना। बच्चे कह रहे हैं कि हम ना एआई से पढ़ेंगे, हम लोग चैट जीपीटी से पढ़ेंगे। देखो चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो 1000 क्वेश्चंस बना के दे, वो आपको 1000 क्वेश्चंस बना के दे देगा। अब बात यहाँ पे आती है कि हमारे दिमाग की स्टोरेज अगर 8 GB की है, ठीक है, मैं खुद आपको अगर 516 GB लाके एक पेन ड्राइव, नोट्स, फॉर्मेट, हर एक जो जहां से भी मिलते हैं अपलोड करना शुरू कर दूं रैंडमली, तो आपको बोलूं यार ये सब पढ़ लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आप मेरे को बताओ कि क्या 8 GB में आप 516 GB को फिट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कि ह्यूमन कैपेसिटी होती है इंसान का जो है, उसकी एक लिमिट है कि वो कहाँ तक चीज़ों को स्टोर कर सकता है अपने दिमाग में। ठीक है, अब 8 GB के लिए अगर आप 516 GB के का कंटेंट उसमें ठूसना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी जो माइंड जो है ना वो क्रैश ही करेगा। तो ये पहली चीज समझो, एआई की हेल्प लेना और एआई पे डिपेंड करना। एआई क्या है? एक समुंदर है, उसमें आप कह रहे हो कि मेरे को बाल्टी निकालनी है और वो बाल्टी वही होनी चाहिए जो मेरे पेपर में आएगी, तो खुद ब खुद ही एक बेवकूफ़ी है। ठीक है, दूसरी चीज, हाँ हेल्प ले सकते हो, बट याद रखना इसमें भी बहुत सारे एरर्स होते हैं। ऐसा ना हो कि प्रोडक्टिव कई चीज के लिए जा रहे थे और वहां पे ही उसी को डिस्ट्रक्टिव करके गलत फॉर्मूलाज, गलत चीजों को दिमाग में फिट कर दिया। यूज कर सकते हो, अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव वे में, एडवांस वे में यूज कर सकते हो, जिसमें आप लोग चीजों को सीखो, ना कि आप इस पे ही डिपेंड होके चले जाओ। अगर किसी बच्चे को दिख रहा है कि कोई स्टैंडर्ड बुक से सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन आते हैं हमारे कि यार अब ना बुक से पढ़ो। आपको मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बुक्स किसी ने आपको मना नहीं करा पढ़ने के लिए। आप मेरे को बताओ कहाँ पे वो बुक है जहां से सवाल पूछे गए थे जिस जेके एसएसबी ने, मैं वो आपके लिए, मैं हमारी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो कोई एक किताब नहीं है जहां से सवाल बने। आप लोग किसी भी कंप्यूटर की बुक उठा लो, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है, अपने बैच के मैं टॉपर्स में से था। आपको बता दूं ये चीज़ें हमें वहाँ पे सिखाई जाती थी प्रैक्टिकल्स में, मतलब वहाँ पे हम लोगों को इन चीज़ों की एप्लीकेशंस को किस तरीके से यूज़ करना है वो बताया जाता था। अब आप मेरे को बोलो कि एक 10 नंबर की सेक्शन के लिए मैं आपको बीटेक के 8 सेमेस्टर्स की किताबें दे दूं, मैं आपको डाल दूंगा, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, मैं डाल दूंगा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑटोमेटा सब डाल दूंगा, आप उसको पढ़ो। फिर आप बोलोगे यार ये अब क्या करें। तो बात यहाँ पे वही है, आपको ये एट द एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। आपको जो चीज़ें आप लोग पढ़ी है, जो चीज़ों को आपने पढ़ा है, अगर 1.5-2 महीने के बाद एग्जाम होगा, तो उसमें कोशिश करो पहले जो चीज़ों को पढ़ के जा रहे हो उस पर काम करो, उसको ही और स्ट्रॉन्ग करो, रिवीजन के साथ उस पर फोकस करो। नए पैटर्न के टेस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब नए पैटर्न के टेस्ट का मतलब क्या है? मान लो अगर 10 नंबर का टेस्ट आ रहा है, जरूरी नहीं है आप उसमें 10 में से 10 लेके आओ। ठीक है, मैंने आपको बताया एक कंसेप्ट होता है परसेंटाइल का। परसेंटाइल बताती है एट द एंड कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर एक बच्चा सेम है जो इसमें अपेयर कर रहा है। आप 10 में से 4 नंबर लेके आओ, चेक करो परसेंटाइल कितनी है। अगर इस 10 में से 4 के बाद आपकी परसेंटाइल 99+ है ना, मान लो आपकी बेस्ट तैयारी है। मतलब कि 99% बच्चा 4 नंबर भी नहीं लेके आ रहा है और आप 4 तक लेके आए हो। एक्यूरेसी अब यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। अब यहाँ पे एक्यूरेसी का एक बहुत मेजर रोल आने वाला है। जो पहले हम लोग ऐसे ही कर देते थे ना कि 80 अटेम्प्ट हो गए हैं, 80 में सिलेक्शन तो नहीं होगा, 100 को कर देते हैं।
110 120 कर देते हैं, ये चीज़ गलत है। जो आपके साथ हमारे भाई जैसे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में राहुल से मेरी बात हुई, उन्होंने टॉप करा 98, जो आप लोग हवा बना रहे हो ना, 98 उनके मार्क्स थे। उनकी खुद बात थी कि सर मैं 50-55 स्कोर कर सकता था। मैंने ये देखा कि नेगेटिव जो मार्क्स है मेरे कम आ रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट करने की अप्रोच में चला गया। अब वहाँ उसके बाद नेगेटिव के बाद उनके मार्क्स 45 टू 48 इस रेंज में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो देखो, जब एक टॉपर बच्चा आपके साथ का ही आपके साथ ही एग्जाम देके रैंक 1 लेके आ रहा है, और एक एग्जाम जेकेएसएसबी इस लेवल पे सेट कर रहा है कि वो बच्चा भी इस ट्रैप पे फंस गया है कि वो ओवर अटेम्प्ट करना चला गया है, तो ये ओवर अटेम्प्ट की जो आदत है ना, इसको कम करना पड़ेगा। आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। जो अभी 1-2 महीने है ना, जो आप 1000 जगह से 1000 लोग आने हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, यहाँ से करो वहां से करो, जहां मर्जी से करो भाई। मैं आपको कोई नहीं कह रहा कि आओ यहाँ से ही पढ़ो, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किन चीजों का ध्यान रख के पढ़ो जो आपको हेल्प होगी। एक्यूरेसी विल प्ले द मेजर रोल इन योर एग्जाम। ऐसा नहीं है कि 80 कोई बच्चा करके आ रहा है, ठीक है, एक बच्चा और है वो 80 करके आ रहा है, और उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं सारे अटेम्प्ट कर देता हूँ, कुछ तो सही हो जाएंगे, सारे गलत हो जाएंगे, सीधा स्कोर उसका 70 चला जाएगा, और इन 70 के बीच में ना लाखों में बच्चा होगा। समझना इस चीज को, ओवर अटेम्प्ट करने की आदत को खत्म करना है। दिमाग में एक मिथ लेके जाना कि यार मेरे को 120 में से 100 नंबर लाने हैं, मेरे को 90 लाने हैं, नहीं लेके जाना है। अगर पेपर मान लो कल को इजी आ गया आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, फील्ड असिस्टेंट की तरह, आपका मार्क्स तब भी उतने ही आएंगे। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहली अप्रोच इजी क्वेश्चंस पे फोकस करना, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को फोकस करोगे ना, मान लो अगर पेपर इजी है तो मान लो 80 सवाल इजी है, तो आपको ऑटोमेटिकली दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको उसके बाद भी एज मिलेगा अगर आप लोग इजी क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे, एक्यूरेसी मेंटेन करके करोगे। तो अगर डिफिकल्ट 40 आते हैं, मान लो मॉडरेट है ही नहीं, अगर ये 40 है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें से भी 20-25 क्वेश्चंस को निकाल के आओगे, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही शांत हो चुका होगा। अब यहाँ पे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना, आपके दिमाग का क्या रोल रहता है इस पेपर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन आपने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। बुक्स की बात करूं तो देखो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप लोग अभी भी उठाओ। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिकमेंड भी कर देता हूँ, जितने भी बच्चों ने तैयारी कर ली है अभी तक कंप्लीट, जर्नल साइंस, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी लो, ठीक है। वहां से जो भी ये चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज लगाना शुरू करो। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ट्रिपल एस पे ही हम लोग इस चैनल पे ही अभी बहुत जल्द यूट्यूब वीडियोस जो हैं आप लोगों पे के लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी की होंगी वो सारी, उसके अलावा अंजुम सर को बोला गया है लेटेस्ट पैटर्न एमसीक्यूज पे बच्चों को चीज़ें जो हैं वो करवाई जाए, वो हम लोग यहीं पे करवाएंगे आप सभी बच्चों को। इसके अलावा मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पे चले जाओ। जीके की बात करूं, देखो जीके में अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब थोड़ा जिम्मा मैंने अपने कंधों पे भी लिया है, जैसे आप लोगों का ये यहाँ पे वर्ड है पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, जो तो इंपॉर्टेंट पढ़ना था वो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जितनी भी कंट्रीज अभी न्यूज में थी, ठीक है, जिस पे जंग हो रही हैं या फिर इंडिया ने किसी के साथ एमओयू करा है, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए, ठीक है, उनके माउंटेन पीक्स हो गई, उनके वहां पे जो भी नई चीजें हो रही हैं उस पे बेस्ड एक लेक्चर्स मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ। उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी, पहले मैं थोड़ा बिजी था, अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो ये अब चीजें मैं कर रहा हूँ, ताकि अगर जेकेएसएसबी इसको करंट अफेयर की फॉर्म में डालेगा तो वो मैं अपने एंड से आप लोगों तक चीजें पहुंचा दूंगा। जैसे अगर ईरान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो पोर्ट्स हैं, जिस कंट्री ने लेने की कोशिश करी है, नियरेस्ट कौन सा है, कौन कौन सी कंट्री नेबरिंग है, वो सब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ताकि अपने एंड से मैं वो चीज़ों को करवा दूँ, ठीक है। वहां पे तब मैं एआई का यूज़ नहीं करता हूँ, तब उस टाइम पे प्योर रिसर्च होती है, और वो मैं आप लोगों तक करके ले आऊंगा। फिर उसके बाद रही किस्मत आपकी और मेरी, अगर पेपर में आना होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोगों ने देखा है हेरिटेज, ठीक है, इंडियन कल्चर और हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पे सवाल पूछे गए थे, ठीक है, 3 से 4 पेपर उठा लो। अब जूनियर असिस्टेंट में डिफिकल्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, टेंटेटिव लिस्ट डाल दी, उस पे नोट्स भी मैं बना रहा हूँ। 70 साइट्स है जो टेंटेटिव में है, अगले आपके एग्जाम तक हो सकता है बढ़ जाए। अब देखो वही बात है कि 70 साइट्स कौन सी स्टेट में कौन सी है याद रखना इंपॉर्टेंट है, या जो 44 अभी ऑफिशियली हैं वो, तो आप लोग अगर ऑफिशियल याद रख लोगे अभी भी वो सफिशिएंट है। ऑप्शन एलिमिनेशन का यहाँ पे रोल आता है कि आप वहां पे देख लेना कि जो ऑफिशियली तो है तो वो ऑब्वियसली टेंटेटिव में नहीं होगी, तो बाकी वो आंसर। तो यहाँ पे अब मिक्स्ड अप्रोच आपकी चलेगी। डेमोग्राफी सेंसस, सेंसस सारे बच्चे पढ़ते हैं 2011 का, ठीक है। अब मैं जो रिसेंट हम लोगों का सेंसस होने वाला है जे एंड के रिस्पेक्ट में, प्लस
हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में कहाँ से शुरू होगा, कौन इसका ब्रांड एम्बेसडर है, किसको यहाँ पे मेनली टारगेट किया जाएगा, सेल्फ न्यूमरेशन क्या है, सारी चीजें जो है मैं वो यहाँ पे अब मैं डेटा कंसिडर कर रहा हूँ और उसको मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, रिवर लेक्स जैसे रामसर साइट्स है 99 हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, आपको वो याद रखनी है। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करूं तो पिछले 6 महीनों के में जितनी भी साइट्स हमारी न्यूज में थी उसको करंट अफेयर की फॉर्म में मैं टेस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप लोगों के उसमें डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको अटेम्प्ट करते चलना, और अगर कल जेकेएसएसबी मिक्स करता है तो आप लोग वहां से आंसर कर सको। ये हमारे एंड से हम लोग ऐड ऑन करने वाले हैं जीके की अप्रोच चेंज करके। जो जे एंड के जीके देखो वो सेम रहती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है वो हिस्ट्री हिस्ट्री ही रहेगी। अब अगर कोई ट्राइबल मूवमेंट पे चले जाएगा तो वो आप लोगों के लिए ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट करने की बात आ जाती है कि वो एग्जामिनर अगर एक बार सोच लेगा ना कि ये सवाल कोई ना कर सके, फिर वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखना। बट हाँ, जो डुएबल क्वेश्चन होंगे उन पे आपको अपने ही नोट्स को रिवाइज करके जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्राइबल मूवमेंट सारी पढ़ के पढ़ लो, अगर पेपर में एक बार आइए आप लोग पढ़ सकते हो अपने एंड से जितनी चीज़ें इम्प्रोवाइज कर सकते हो आप लोग करो। बट वही चीज़ है कि आपको अप्रोच वो रखनी है कि जिससे आपको नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ कंप्यूटर की अगर बात करूँ जिसमें बच्चा यहाँ पे हो रहा है, एक लेटेस्ट पैटर्न सीरीज मैं ही यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ जिसपे आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे अगर मैं बात करूँ मेमोरीज, कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर जैसे सवाल देखने को मिले थे, बट वो सवाल जो एक एवरेज बच्चा, जो एक बच्चा कर सकता है एग्जाम में, उन्हीं को मैं यहाँ पे मेनली टारगेट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीटेक के क्वेश्चंस यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर या बाकी चीजें जो है यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दूं, वो उसका कोई सर पैर नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। और वो आप लोग भी अगर करने की सोच रहे हो, कल को हो सकता है जेकेएसएसबी कंप्यूटर सेक्शन को ईजी बना दे आप लोगों के बाकी की कंपैरिजन में, और आप फिर ये ना करो कि कंप्यूटर ही पढ़ते रह गए। तो जो पर्टिकुलर एक एक सेक्शन को लेके बच्चा घबरा रहा है, आपको बता रहा हूँ जेकेएसएसबी अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है आपके पेपर में जीके और कंप्यूटर को इजी कर दे। तो जो आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ा है फिलहाल उसको ही मेनली रिवाइज करो। अपने एंड से चीज़ों को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने भी हमारे नोट्स को अपडेट करना, अपडेट देखो हमारे नोट्स अपडेट ही होते रहते हैं हर रिक्रूटमेंट के साथ। अब हाँ, कुछ बच्चे जेकेपीएसआई के हैं, कुछ एनटी के हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें ऐड करो, तो देखो ये मैं करवा दूंगा। अभी हमारी टीम जब पूरी कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर आपके कोर्सेज में ऐड करना शुरू कर देगी। आप लोग उसकी चिंता छोड़ दो, हमारी टीम काम करती है। अगर 15-16 घंटे हम लोग दिन में काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है अब इस पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने एंड से पूरा काम कर रहे हैं, हम लोग अपने एंड से पूरी मेहनत डाल रहे हैं, और हमारा रिजल्ट उस दिन आएगा जिस दिन फाइनल रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, उस दिन बात करेंगे कि हम लोगों का क्या परफॉर्मेंस रही। हम लोगों के एंड से हम लोगों ने चीज़ें करी हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आने वाले टाइम में हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपको बता दिया नई स्ट्रेटेजी का क्या आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़, पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, 120 मिनट में वीडियो भी आपको वहीं पे बनानी है, फोटोज़ भी आपको वहीं पे एग्जामिनर ने वहाँ पे इन्विजिलेटर्स ने करनी है। लेकिन अप्रोच आपकी पहले यही होनी चाहिए कि आपको किन को टारगेट करना है, या आप लोग घर से ही दिमाग में रख के जाएं। स्पेसिफिक सेक्शन की जगह ओवरऑल जो आपको इजी दिखता है उस पर आपको काम करना है, अटेम्प्ट करना शुरू करना है। जो लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है, उसको पेपर पे सर्कल कर देना, उसके बाद उस पर आके चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करना। लेकिन सबसे पहले जो इजी सवाल दिखते हैं उसको कर लेना। आपके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डिफिकल्ट एग्जाम्स को भी क्वालिफाई करा है। पटवारी का पेपर जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। आज भी आप किसी भी बच्चे को जिसकी सिलेक्शन हुई थी उसको बुलाना, उससे पूछना कि उसने क्या अप्रोच अपनाई थी। हमारे साथ स्टूडेंट्स थे, आज तक कभी टेस्ट वगैरह में उनका कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ था। पेपर में सिर्फ 80 सवाल, 85 क्वेश्चन उन्होंने करके आए थे, और सिर्फ 85 उस बच्चे ने अटेम्प्ट करे थे 120 में से। और उस टाइम पे पटवारी का ये कहा गया था कि पेपर में 110 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। पेपर डिफिकल्ट था, कंप्यूटर ऐसा नहीं कि पहली बार डिफिकल्ट बनाया, उस पटवारी में भी डिफिकल्ट था, जीके भी डिफिकल्ट थी। उस बच्चे ने इजी सवाल 85 अटेम्प्ट करे, सिर्फ 80 प्लस उसके मार्क्स थे, 80 उसका कट ऑफ था। आज वो बच्चा पटवारी है, सिलेक्शन के साथ काम कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार होना शुरू हुई है। हाँ, इस बार शोर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे डाल रहे हैं, और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी जो बच्चा सीरियस है ना, वही डिस्ट्रैक्ट होता है, वही अपना दिमाग खराब करता है। आप लोगों ने अगर मेहनत करी है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। घर से अपने दिमाग में कोई भी बच्चा एक फिक्स टारगेट नहीं लेके जाएगा कि मेरे को भाई इतने नंबर लेके आने हैं। दूसरी चीज़, आपको अप्रोच जो है
टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को कैसे करना है, परसेंटाइल का मेथड मैंने आपको बताया है कि आपकी तैयारी सही है या नहीं, वो आपको परसेंटाइल बता देगी कि कितने % बच्चे आपसे पीछे जा रहे हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते चलो, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हमारे एंड से मैंने आपको बता दिया है, अभी तक 200 प्लस टेस्ट ये अपलोड हो चुके हैं, 2000 के करीब करीब एमसीक्यूज आपके अपलोड हो चुके हैं टॉपिक वाइज। अब सेक्शनल टेस्ट मैं जून में इसको शुरू कर दूंगा। आप लोगों का रोज 1 या 2 सेक्शन का मैं जो है सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, आप लोगों को मार्क्स नहीं देखने हैं, आप लोगों को देखनी है परसेंटाइल, और आपको देखनी है अपनी एक्यूरेसी। पहले ही आप लोगों को मेंटली अब हम लोग उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि आप लोग काम करें। और देखो, चेंज जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। जेकेएसएसबी ने करा है, मैंने आपको भी बताया ना, जिन एग्जाम में 100 प्लस कट जाता है उनसे तो ये पैटर्न बहुत बढ़िया है। ठीक है, अपने पे फोकस करो, अपनी मेहनत पे फोकस करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रख के चलते जाओ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर 1 लाख बच्चा सीरियस था, 1 लाख बच्चा अगर फॉर्म भरता है, सिर्फ 10,000 बच्चा सीरियस था। ठीक है, 10,000 बच्चा सीरियस था जो पढ़ता था। अब सीरियस बच्चों को ही बता रहा हूँ, आप लोगों को और एक एडवांटेज यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि अब इन 10,000 में भी सिर्फ 5,000 ऐसा है जो मेहनत कर रहा है। बाकी 5,000 बच्चा इसी लूप में घूम रहा है कि मेरे को सोर्स बताओ, मैं एआई कहाँ से करूँ, मैं बुक कौन सी पढ़ूँ, मैं ये कहाँ से करूँ। और यहाँ पे ये बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, वो नहीं पढ़ रहा और वो दिन वेस्ट कर रहा है। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो, अब अपने आप को देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो। ए जो फॉर्म भरता है, बी जो इसमें है, या सी जो आज भी तैयारी कर रहा है। बाकी मेहनत करते चलो, हमारे एंड से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ पे सीरीज शुरू करवा दूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अलविदा। मेहनत पे फोकस रखो, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। आपकी सिर्फ मेहनत ही एक ऐसी है जो आपको फाइनल में रिजल्ट दे के जाएगी। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अलविदा।